Hello aspirants, in today's session we are going to learn about the chemiosmotic hypothesis. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस chemiosmotic hypothesis में बेसिकली होता क्या है ये हम लोग समझते हैं. ठीक है, तो NCERT की लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे. ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर रहे. तो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, देखो अब यहाँ पे लाइंस पे ध्यान देना. लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली ATP इज सिंथेसिस्ड इन द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट लाइन जब हम लोग रीड करेंगे इससे हमें ये समझेगा कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ATP सिंथेसिस कैसे होता है और कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में. तो क्लोरोप्लास्ट में ATP का सिंथेसिस कैसे होता है ये हम लोग केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में पढ़ेंगे. ठीक है, now the chemiosmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism. तो ATP सिंथेसिस कैसे होता है इसका मैकेनिज्म समझने के लिए केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है वो बनाया गया है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस, बिफोर लाइक रीडिंग द अदर लाइन्स, लेट मी टेल यू कि ये सारे प्रोसेसेस जो है मतलब केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के ये कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं. ठीक है, फिर हम लोग बाद में नीचे की लाइन्स पढ़ेंगे ताकि आपको फिर चीज़ें समझेंगी. मतलब थाइलेकॉइड का मेम्ब्रेन क्या होता है, फिर उसके बाद थाइलेकॉइड क्या होता है, फिर प्रोटॉन क्या होता है, ल्यूमन क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, ये सब आपको समझेगा. उससे पहले हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्या. देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक लीफ ड्रॉ की. आपको लीफ का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा कि दिस इज़ अ लीफ. ठीक है, और लीफ के सरफेस के एग्जैक्टली नीचे आपको ये सेल्स दिखाई दे रहे होंगे. दीज सेल्स आर नोन एज पैलिसेड मेसोफिल. ठीक है, and under palisade mesophyll there are some cells which are known as spongy mesophils. ठीक है, अब पैलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल दोनों भी सेल्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. इन लोगों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों होता है ये भी हम लोगों को बाद में समझेगा जब हम लोग मेसोफिल सेल्स के अंदर के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. तो आपको इतना समझ में आ गया कि एग्जैक्टली ATP सिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होने वाला है, एक तो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स में या फिर स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में. मतलब वैसे तो दोनों में भी होता है बट आपको इनका डायग्रामेटिकली इनका ये समझ में आ गया, इनकी पोजीशन समझ में आ गई कि ये लोग कहाँ पे है. नाउ मेसोफिल सेल का एक हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं. दिस इज़ मेसोफिल का सेल. नाउ ये नॉर्मल हमारा सेल होता है वैसा एक सेल है. इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है. फिर दिस इज़ वैक्यूल विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट एंड नियर इज़ क्लोरोप्लास्ट एंड यहाँ पे है न्यूक्लियस. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ऐसा नहीं है कि ये मेसोफिल सेल है मतलब इसके हर एक ऑर्गेनेली के अंदर हमारा ATP सिंथेसिस या फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा. नहीं, मेसोफिल सेल के अंदर बस क्लोरोप्लास्ट ऐसा ऑर्गेनेली है या फिर क्लोरोप्लास्ट ऐसी जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस और ATP सिंथेसिस का प्रोसेस होता है. ठीक है, अब हम लोग क्लोरोफिल को देखेंगे कि क्लोरोफिल कैसा रहता है, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, उसका एक व्यू लेंगे. सी, दिस इज़ व्हाट क्लोरोप्लास्ट इज. कुछ ऐसा होता है क्लोरोप्लास्ट. एंड क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. यू माइट बी सीइंग हियर कि दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन जो येलो में है वो. एंड यहाँ पे कुछ लिपिड ड्रॉपलेट्स है, फिर स्टार्च ग्रैन्यूल्स है, राइबोसोम है. नाउ आई एक्सप्लेन यू द टर्म्स स्ट्रोमल लैमेला, ग्राना और स्ट्रोमा. ये क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, अब आपको ये एक सिंगल स्टैक दिख रहा है. इस सिंगल स्टैक को बोलते हैं थाइलेकॉइड. ठीक है, एक सिंगल स्टैक जो है इसे थाइलेकॉइड बोलते हैं और इसकी जो मेम्ब्रेन रहेगी उसको बोलेंगे थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. फिर अगर हम लोग ऐसे थाइलेकॉइड एक के नीचे एक अगर अरेंज करेंगे तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे ग्राना. ठीक है, तो थाइलेकॉइड का ऐसा अरेंजमेंट जो है इसको बोलते हैं हम लोग ग्राना. और ये जो सिंगल स्टैक आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ थाइलेकॉइड. और ये जो है जो मैं अभी येलो में दिख रहा है, येलो में दिखा रही हूँ, दिस इज थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. अब थाइलेकॉइड का जो अंदर का पार्ट होता है, थाइलेकॉइड के अंदर के पार्ट को बोलते हैं ल्यूमन. और थाइलेकॉइड का जो ये बाहर का पार्ट है मतलब ये लाइट ग्रीन में दिख रहा है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. थाइलेकॉइड के अंदर के पार्ट को बोलते हैं ल्यूमन और थाइलेकॉइड का जो बाहर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं स्ट्रोमा. अब ये जो थाइलेकॉइड को कनेक्ट कर रहा है इस कनेक्टिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेला. दिस कनेक्टिंग स्ट्रक्चर ये जो है
इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। आपने पढ़ा होगा कि थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और जो स्ट्रोमल लैमेला होता है उसमें होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस। दोनों भी लाइट रिएक्शन है, पर जो यहाँ पे होती है दोनों भी लाइट रिएक्शन है और दोनों भी एटीपी सिंथेसिस वाली रिएक्शन है, पर जो थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे होती है इट इज़ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और जो स्ट्रोमल लैमेला के ऊपर होती है इट इज़ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आई होप इतना सबको क्लियर होगा। नाउ लेट अस रीड द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी। स्ट्रोमा और ल्यूमेन सबको क्लियर हो गया? फिर से एक बार बता देती हूँ। ये जो अंदर दिख रहा है ग्रीन वाला पार्ट थाइलेकॉइड के अंदर का, दैट इज़ ल्यूमेन, और ये जो लाइट ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है दिस इज स्ट्रोमा। तो थाइलेकॉइड के अंदर का पार्ट इज ल्यूमेन और थाइलेकॉइड के बाहर का पार्ट इज स्ट्रोमा। नाउ एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ते ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से पढ़ते हैं। Like in respiration, in photosynthesis too, ATP synthesis is linked to development of proton gradient across the membrane. तो जैसा रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे वैसा ही अब फोटोसिंथेसिस में होगा कि सबसे पहले प्रोटॉन का ग्रेडियंट तैयार होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन का ग्रेडियंट तैयार होगा, और उस प्रोटॉन के ग्रेडियंट के डेवलपमेंट के बाद एटीपी का सिंथेसिस होगा। अब वो कैसे होगा वो भी हम लोग आगे डायग्राम में समझेंगे। दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलेकॉइड। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कौन से मेम्ब्रेन के अक्रॉस होने वाला है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस। देयर इज़ वन डिफरेंस दो, हियर द प्रोटॉन अक्यूमुलेशन इज टूवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, दैट इज इन द ल्यूमेन। तो इस मतलब फोटोसिंथेसिस के केस में क्या होगा कि प्रोटॉन का अक्यूमुलेशन, प्रोटॉन कहाँ जमा होंगे? ल्यूमेन में, मतलब इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब कहाँ? ल्यूमेन में। In respiration, proton accumulates in the intermembrane space of the mitochondria when electrons move through the ETS। तो रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटॉन जो है वो रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्रिएट होते हैं एंड देन इट मूव्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। बट इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस इसमें इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब ल्यूमेन में प्रोटॉन का अक्यूमुलेशन होगा ना। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये समझते हैं कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, प्रोटॉन के ग्रेडियंट से एटीपी सिंथेसिस होगा, ये तो हमें पता चल गया, बट प्रोटॉन का ग्रेडियंट कैसे तैयार होगा ये हमें समझना है। वी नीड टू कंसिडर अगेन द प्रोसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन द स्टेप्स दैट कॉज प्रोटॉन ग्रेडियंट टू डेवलप। अब हम लोग प्रोटॉन का ग्रेडियंट कैसे तैयार होगा, फिर एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, फिर उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ये हम लोग सब केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में पढ़ेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस लाइन्स और बिफोर स्टार्टिंग दिस ABC वाला पार्ट, हम लोग फर्स्ट वो डायग्राम पढ़ते हैं। मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको ये लाइन्स का मीनिंग अच्छी तरीके से समझेगा। ठीक है, ये देखो ये जो आपको येलो कलर सॉरी पिंक कलर में दिख रहा है ये मोटी सी मेम्ब्रेन, दिस इज़ थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन। थाइलेकॉइड के अंदर के मेम्ब्रेन के पार्ट को बोलते हैं ल्यूमेन, और थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन के बाहर के पार्ट को बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि मैं जो ये येलो में कलर कर रही हूँ जिसको, दैट इज़ थाइलेकॉइड का मेम्ब्रेन। थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट ल्यूमेन और बाहर का पार्ट स्ट्रोमा। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो फोटोसिस्टम 1 क्या होता है, फोटोसिस्टम 2 क्या होता है, ये आपको पहले से ही पता होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, लाइट जो है वो फोटोसिस्टम 2 पे फॉल करती है। फोटोसिस्टम 2 की जो मैक्सिमम वेवलेंथ कैरी करने की या फिर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है दैट इज़ 680, और जो फोटोसिस्टम 1 है उसकी 700 है। तो देखो सबसे पहले फोटोसिस्टम 2 पे लाइट फॉल करेगी। लाइट फॉल करने से क्या होगा, ल्यूमेन के अंदर का जो वाटर है वो ब्रेक हो जाएगा इनटू हाफ O2 + H+ion। ठीक है, फिर से एक बार बताती हूँ, फोटोसिस्टम 2 पे लाइट फॉल करेगी और लाइट जब गिरेगी उसके ऊपर, उसकी वजह से क्या होगा, ल्यूमेन के अंदर का जो पानी है वो ब्रेक हो जाएगा। ल्यूमेन के अंदर का पानी ब्रेक होने के बाद वो हाफ O2 + H+ प्लस इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी लिख देती हूँ। प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि H+ बन रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा,
तो इलेक्ट्रॉन बनेगा यहाँ पे। फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से ऐसे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 के पास जाएगा, फिर प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा, ऐसे इसकी मूवमेंट होती रहेगी। बट देखो, जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन यहाँ से जब मूव कर रहा है, तब यहाँ पे और एक चीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ल्यूमन के अंदर पानी ब्रेक करने से तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ ही रहा है, बट ये जो प्लास्टोक्विनोन है, सी हियर, ये प्लास्टोक्विनोन भी क्या कर रहा है, स्ट्रोमा से H+ जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है। देखो यहाँ पे ये स्ट्रोमा से H+ निकाला उसने, निकाल के रिड्यूस हो रहा है PqH2 में, ठीक है। देखो PqH2 में रिड्यूस हो गया, क्योंकि रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि H+ आयन गेन कर रहा है, H+ आयन गेन करने से उसका रिडक्शन हो जाएगा, फिर H+ आयन को गेन करके PqH2 में कन्वर्ट होकर फिर से H+ आयन को देखो यहाँ पॉर कर रहा है इनटू द ल्यूमन, और ल्यूमन में H+ आयन को डाल के फिर से PQ में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये प्रोसेस वो कब कर रहा है, ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम दिस मेम्ब्रेन, तब ये H+ के स्ट्रोमा के H+ को अंदर लाने का काम कर रहा है। फिर अभी H+ अंदर आ गया, अभी ये स्ट्रोमा का H+ अंदर आ गया। अब वाटर से जो H+ और इलेक्ट्रॉन बना हुआ है वो प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B65 के पास जाएगा, ऑलराइट, साइटोक्रोम B65 के पास जाएगा। फिर साइटोक्रोम B65 जो है वो उसे प्लास्टोसाइनिन के पास भेजेगा, फिर प्लास्टोसाइनिन से वो फोटोसिस्टम 1 के पास जाएगा, फोटोसिस्टम 1 के पास जाने के बाद वह FD के पास जाएगा, फिर FNR के पास जाएगा, और फाइनली जब स्ट्रोमा से बाहर जब थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगा, तब स्ट्रोमा में जो प्रेजेंट NADP+ है वो उसे गेन करके, उस H+ और इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो NADPH में रिड्यूस हो जाएगा। नाउ हियर NADP+ इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों, क्योंकि ये FNR ने दिया हुआ H+ और इलेक्ट्रॉन गेन करके FNR का ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो जो किसी और का ऑक्सीडेशन कर रहा हो और खुद रिड्यूस हो रहा हो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो NADP+ हियर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने क्या किया, FNR से आया हुआ H+ और इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद NADPH में कन्वर्ट हो गया। अब यू माइट बी थिंकिंग कि पानी से आया हुआ H+ और इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे यूज़ हो गया, तो ATP कहाँ बना। तो अभी ATP बनने की कहानी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे अब ये स्ट्रोमा से आया हुआ H+ दिख रहा है, ये H+ जो है अब यहाँ पे अंदर ल्यूमन में आ गया, ठीक है, इसकी एंट्री अब ल्यूमन में हो गई। अब ल्यूमन में आने के बाद ये जाएगा CF0 के पास। CF0 इज ये जो है, ये पूरा ये जो दिख रहा है, दिस इज़ ATP सिंथेस, ठीक है, ATP बनाने की मशीन है ये। अब ये CF0 के पास ये H+ जाएगा, फिर CF0 से CF1 के पास जाएगा, और यहाँ पे प्रोटॉन आने के बाद ये ATP सिंथेस जो है इसके स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशनल चेंज होंगे। मतलब ये आपको अभी ऐसा दिख रहा है ना आपके सामने, जब इसके पास H+ आएगा तब ये कुछ ऐसा राइट एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा खुद की डिग्री चेंज कर लेगा। और जब अपनी डिग्री चेंज करेगा, मतलब अपने स्ट्रक्चर में जब कन्फर्मेशनल चेंज लाएगा, ड्यूरिंग दैट चेंज ये H+ को ऐसे बाहर पोर करेगा, फेंकेगा। एंड जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा, नाउ ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट ATP इज सिंथेसाइज्ड। ना सबको क्लियर होगा। अब हम लोग NCERT की लाइंस पढ़ते हैं ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाए। Let's read it from here. Since splitting of water molecules takes place on the inner side of the membrane, मतलब कहा ल्यूमन में, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का होगा ल्यूमन में, द प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयंस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकॉइड। तो कहा अक्यूमुलेट होंगे थाइलेकॉइड के ल्यूमन में, जो पानी के स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन आयंस और प्रोटॉन बने हैं वो थाइलेकॉइड के अंदर, मतलब थाइलेकॉइड के ल्यूमन के अंदर अक्यूमुलेट होंगे। नाउ सेकेंड पेज, बी वाला पार्ट। एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम से मूव कर रहे हैं, वैसे ही प्रोटॉन्स भी जो है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर रहे हैं या फिर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। दिस हैपन्स बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ लोकेटेड टूवर्ड्स आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन H+
बट टू एन एच कैरियर। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 को बोल रहे हैं, विच इज़ लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जो आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं, वो अपना इलेक्ट्रॉन H+ कैरियर को देता है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्लास्टोक्विनोन है वो इलेक्ट्रॉन को तो रिसीव कर ही रहा है, बट साथ में H+ को भी अंदर पोर कर रहा है। उसका मेन काम क्या है, H+ को अंदर पोर करना, ताकि ATP का सिंथेसिस हो। इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं कि जो ये प्राइमरी एक्सेप्टर है विच इज़ लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं, प्लास्टोक्विनोन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं बोल रहे, प्लास्टोक्विनोन को यहाँ पे H कैरियर बोल रहे हैं। वो किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं करता, वो H कैरियर को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसे NCERT की लाइन्स हमें कहना चाहती है। अब आगे पढ़ते हैं लाइन्स यहाँ पे। This happens because the primary acceptor of the electrons, which is located towards the outer side of the membrane, transfer its electron not to an electron carrier but to an H carrier. Hence, this molecules removes a proton from the stroma while transporting to an electron. So, during this ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो प्लास्टोक्विनोन है ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन के मॉलिक्यूल को भी स्ट्रोमा से निकाल के ल्यूमेन में पास कर रहा है। When this molecule passes on its electron to electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side of the inner side और the lumen side of the membrane. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के टाइम पर ही H+ जो है वो भी इनर साइड में रिलीज हो रहा है ना। सी वाली लाइन, सी वाला पैराग्राफ, द NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड, वो कहा है स्ट्रोमा में है, अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रॉन्स दैट केम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ PS1। एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ PS1 कौन है, FNR और FD, ठीक है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स और जो H+ है दैट आर नेसेसरी फॉर रिडक्शन ऑफ NADP एंड NADPH। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और ये प्रोटॉन्स जो है वो NADP+ के रिडक्शन करने के लिए ज़रूरी है। दीज प्रोटॉन्स आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द स्ट्रोमा, ये जो प्रोटॉन्स है ये भी क्या हो रहा है, स्ट्रोमा से रिमूव हो रहे हैं, मतलब जा तो रहे स्ट्रोमा में बट तुरंत NADP उनको गेन करके उनका भी कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रोमा के अंदर डिक्रीज कर रहा है ना। हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीजेस नंबर, हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन का नंबर डिक्रीज हो रहा है। वाइल इन द ल्यूमन देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स, और ल्यूमन में क्या हो रहा है, प्रोटॉन का अक्यूमुलेशन। दिस क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन एज वेल एज मेजरेबल डिक्रीज इन pH ऑफ ल्यूमन। अब मैं pH ऑफ ल्यूमन के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। देखो यहाँ पे इतना तो आपको पता है कि ल्यूमन के अंदर H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और स्ट्रोमा के पास ल्यूमन का कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रोमा के पास H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम है। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब आपको इतना पता है कि अगर यहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब यहाँ पे pH कैसा होगा, कम होगा। कम क्यों होगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब यहाँ पे एसिडिक नेचर ज़्यादा है। एसिडिक नेचर ज़्यादा मतलब pH होगा इसका ये 1 से 7 के बीच में होगा, दैट इज़ वाई pH इज़ कम। और स्ट्रोमा के अंदर लो H+ है मतलब बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो pH जो होगा वो 7 से 14 के बीच में वैरी करेगा, इसलिए यहाँ पे जो pH होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसा बोल रहे हैं कि ल्यूमन के अंदर pH जो है वो कम है और स्ट्रोमा के अंदर जो pH है वो ज़्यादा है ना। वाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन द प्रोटॉन ग्रेडियंट। हम प्रोटॉन ग्रेडियंट पे इतने इंटरेस्टेड क्यों, हमने पहले ही पढ़ा, क्योंकि जब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा तो प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेक होने से हम लोगों को ATP मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोगों को प्रोटॉन ग्रेडियंट में इतना इंटरेस्ट है। दिस ग्रेडियंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेडियंट दैट लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ ATP। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन की वजह से ATP का सिंथेसिस होगा। The gradient is broken down due to the movement of protons across the membrane of the stroma through the transmembrane। तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट कैसे ब्रेक होगा, प्रोटॉन के ट्रांसफर से, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब आगे ये पढ़ते हैं। चैनल फिर ये CF0 वहाँ पे था लाइन
कि द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ CF0। तो CF0 के थ्रू ये बाहर आएंगे। ऑफ द ATP सिंथेस, द ATP सिंथेस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स है ATP सिंथेस एंजाइम के। पहला इज द CF0 एंड अनदर वन इज दिस CF1। One is called CF0 and which is embedded in the thylakoid membrane and forms transmembrane channel that carries out facilitated diffusion of protons across the membrane. The other portion is called CF1 and protrudes on the outer side. तो पहला CF0 जो है वो थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है और CF1 जो है वो थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन से ऐसा प्रोट्रूड आउट, मतलब ऐसा बाहर निकल रहा है, ठीक है, टूवर्ड्स द आउटर सरफेस, मतलब स्ट्रोमा के साइड में ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन on the side that faces the stroma. The breakdown of the gradient provides enough energy to cause conformational change in CF1. CF1 में जो conformational change होगा उसकी वजह से ही H+ बाहर निकलेंगे और ATP का synthesis होगा. Particles of the ATP synthase which makes the enzyme synthesis several molecules of packed ATP, energy packed ATP. Chemiosmosis requires a membrane. अब require क्या है, क्या क्या लगेगा, ये जो क्वेश्चन है ये नीट में डायरेक्टली पूछते हैं कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. सो फर्स्ट इज मेम्ब्रेन, सेकंड प्रोटॉन पंप, थर्ड प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड फोर्थ ATP सिंथेस. ठीक है. एनर्जी इज़ यूज टू पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन. तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जब हम लोग प्रोटॉन को पंप कर रहे हैं उसके लिए भी एनर्जी लगती है टू क्रिएट ग्रेडियंट और हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रोटॉन विद इन द थाइलेकॉइड ल्यूमेन. तो ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, H+ को अंदर क्यों खींच रहे हैं, ताकि ग्रेडियंट तैयार हो, ठीक है, इसके लिए, और उस ग्रेडियंट को क्रिएट करने के लिए भी एनर्जी लगती है. ATP सिंथेस has a channel that allows diffusion of protons back across the membrane. This releases enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyze the formation of ATP. तो ATP synthase enzyme इसका काम क्या है, to catalyze the formation of ATP. Along with the NADPH produced by the movement of electrons, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma responsible for fixing of CO2 and synthesis of sugar. मतलब यहाँ पे मेन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मतलब खाना बनाने की प्रोसेस, प्लांट की खाना बनाने की प्रोसेस. तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये जो NADPH और ATP बना है ये तुरंत अब जो बायोसिंथेटिक रिएक्शन है जो स्ट्रोमा में होने वाली है जिसमें शुगर बनेगा, मतलब प्लांट का खाना बनेगा, इसमें तुरंत ये ATP और NADPH जो है वो यूज़ हो जाते हैं. तो आपको समझा कि हम लोग ATP क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को बायोसिंथेटिक रिएक्शन के लिए ATP की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए, इसलिए यहाँ पे ATP और NADPH जो है वो बन रहा है. Thanks for watching. If you want more such video explanations then please let me know in the comment section. Also if you want notes of chemiosmotic hypothesis then also let me know in the comment section. Again thanks for watching and please like, share and subscribe to my channel.